अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीडियो 6:30 जो रिसर्च प्रोजेक्ट है बीएड के स्टूडेंट्स का असाइनमेंट नंबर 4 अनाउंस हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप। आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं असाइनमेंट नंबर 4 में, और इंस्ट्रक्शंस को आप मस्ट फॉलो कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको अपना स्टूडेंट्स का जिनका प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हूँ उनका रिव्यू दूंगी। उनके असाइनमेंट नंबर 3 का रिज़ल्ट आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, और आप मेरा पेज विज़िट कर सकते हैं। इसमें तमाम स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट और उनका रिव्यू शेयर्ड है। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट हैंडल करवाना चाहता है या फिर आपका असाइनमेंट नंबर 4 का सॉल्यूशन चाहिए पेड बेसिस पे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, अब हम अपनी असाइनमेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 4 है रिसर्च प्रोजेक्ट की। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है अगर आप इस असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट्स ऑन योर अप्रूव्ड रिवाइज टॉपिक फॉर रिसर्च। सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है वो आपके अप्रूव टॉपिक पे होने चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी टॉपिक पे अपनी या थीसिस की असाइनमेंट नहीं बना सकते। जो आपका टॉपिक अप्रूव्ड है आप सिर्फ उसी पे असाइनमेंट बनाएंगे। दिस असाइनमेंट मस्ट इंक्लूड प्रीवियस असाइनमेंट्स एज वेल। तो इस असाइनमेंट नंबर 4 में आपने प्रीवियस असाइनमेंट्स भी ऐड करनी है। ठीक है। तो इसमें करना ये है कि जो भी आपकी प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं उसको आपने इम्प्रूव करके अपडेट करके अकॉर्डिंग टू कमेंट्स आपने उसको ऐड करना है असाइनमेंट नंबर 4 में। जैसे कि असाइनमेंट नंबर 3 का रिज़ल्ट आया है, इसके ग्रेडेड असाइनमेंट को आप डाउनलोड करेंगे और उसमें जो भी कमेंट्स हैं उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं कमेंट्स को फॉलो करके करेक्शन करनी है, और देन जो है वो आपने असाइनमेंट नंबर 4 में उसको ऐड करना है। Your assignment must clearly state your research topic, statement of problem, objectives and hypothesis। तो आपकी असाइनमेंट जो सेकंड असाइनमेंट थी जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के हवाले से थी, जिन स्टूडेंट्स ने अपडेट नहीं की थी या प्रूफ नहीं थी, तो जिन स्टूडेंट्स ने कर ली है ठीक है, अगर नहीं की तो आप अपनी असाइनमेंट नंबर 2 और 3 अपडेट करके अपने सुपरवाइज़र को मेल करें। मेल आपने करनी है वीयू मेल आईडी के थ्रू। ऑफिशियल मेल आईडी आपने यूज़ करना है, पर्सनल मेल आईडी यूज़ आपने नहीं यूज़ करना फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ सुपरवाइज़र। ठीक है। सुपरवाइज़र से कम्युनिकेट करने के लिए आपने अपना वीयू मेल आईडी यूज़ करना है। It is compulsory that you all must write your approved thesis title on your assignment files। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने जो भी आपका टॉपिक अप्रूव्ड हुआ है सुपरवाइज़र की तरफ से वो टॉपिक आपने टाइटल पेज पे लिखना है। दिस असाइनमेंट पर्टिकुलरली रिक्वायर्स राइटिंग इन रिसर्च मेथडोलॉजी। और ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट जो है वो रिसर्च मेथडोलॉजी के हवाले से है।
Methodology explain how you can design your research. Yeah, what specific method will you acquire for data collection and how the data will be collected. ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो आपने असाइनमेंट बनानी है उसमें ये तमाम हेडिंग्स आपने इंक्लूड करनी है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इस असाइनमेंट के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका मेथोडोलॉजी के हवाले से है और सेकंड पार्ट जो है वो आपका क्वेश्चनर के हवाले से है। ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, अगर आप ये 2 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे तो देन ही आपको 15 में से 12 13 मार्क्स मिलेंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये मुझे क्यूरी रिसीव होती है कि मैम अगर हम असाइनमेंट्स को अपडेट करते हैं तो क्या हमारे मार्क्स अपडेट होंगे? तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते। आपका ये थीसिस है, आपको अपनी असाइनमेंट अपडेट करनी ही करनी है अगर आपने ये सब्जेक्ट पास करना है तो। जो भी ग्रेडेड असाइनमेंट में आपकी मिस्टेक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, आपने उनको फॉलो करके उनको अपडेट करके अपने नेक्स्ट असाइनमेंट में इसको ऐड करना है। उसका अप्रूवल भी आप ले सकते हैं अपनी मैम से वाया वीयू मेल आईडी। ठीक है, तो अगर ये आप सब करते हैं देन ही आपका ये सब्जेक्ट पास होगा। और बी केयरफुल, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप बी केयरफुल, सीरियस लें इस सब्जेक्ट को अगर आपने पास करना है। इसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करें ताकि आपके मार्क्स भी वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते या आपकी मिस्टेक्स हैं तो आपको अपनी असाइनमेंट को अपडेट करना ही करना है। तो इट्स बेटर कि अगर आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको अच्छे से उसको सॉल्व करके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली करें और आपके मार्क्स भी अच्छे आएँ और आप पास भी हो जाएं। ठीक है, तो अगर आप अपडेट करते हैं, जो मार्क्स आपके लग चुके हैं वो लग चुके हैं, वो दोबारा चेंज नहीं होते। तो इट्स सो बी केयरफुल एंड टेक इट सीरियस। आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट है फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको अच्छी तरह से सॉल्व करें। अपनी मैम को चेक करवा लें, उसको LMS पे अपलोड करने से पहले उसके मिस्टेक्स ठीक कर लें। ठीक है, तो आपके मार्क्स जो है वो अच्छे भी आएंगे और इसमें से CGPA भी अच्छा बनेगा। ठीक है, और आप पास भी हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, सेकंड थिंग ये है कि ये जो आपका क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर का आपने अप्रूवल लेना है। ठीक है, क्वेश्चनर का आपने अप्रूवल लेना है LMS पे अपलोड करने से पहले। जो इसका सेकंड पार्ट है, व्यू मेल आईडी को यूज़ करते हुए आपकी जो भी सुपरवाइज़र हैं उनसे आपने अप्रूवल लेना है। आपका जो भी टॉपिक है आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चनर बनाना है। क्वेश्चनर बना के आपने अपनी मैम को वो फाइल सेंड करनी है और उसका अप्रूवल लेने के बाद फिर आपने उसको गूगल फॉर्म पे डाटा कलेक्शन के लिए करना है। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये टर्म्स का पता होना चाहिए कि ये टर्म्स बेसिकली हैं क्या। ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि क्वेश्चनर आपको कैसे बनाने हैं एंड गूगल फॉर्म आपको कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, हाउ टू क्रिएट की गूगल फॉर्म। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उस वीडियो में। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी के टर्म्स के हवाले से। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, तो फिर आपके लिए इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जी रिसर्च मेथड है। रिसर्च मेथड जो है वो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरी है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये दोनों टाइप्स जो हैं ये आपका टॉपिक जो है वो डिटरमिन करता है कि आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च है या क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, जो आपके टॉपिक की नेचर है वो डिफाइन करेगी, वो डिटरमिन करेगी
कि आया कि आपकी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी। तो ये डिटरमिन करने के लिए, आप ये जानने के लिए कि आपकी जो रिसर्च की टाइप है वो कौन सी होगी, आपने अपने टॉपिक की नेचर को देखना है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम अपने रिजल्ट्स को न्यूमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम उसका डेटा एनालिसिस SPSS के थ्रू करते हैं, जिसमें हम डेटा कलेक्शन सर्वे फॉर्म के थ्रू करते हैं या क्वेश्चनर बनाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें जो हमारा रिजल्ट्स होते हैं उसको हम नरेटिव फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में, वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं वो इंटरव्यू, हम जो रिसर्च टूल यूज़ करते हैं वो इंटरव्यू होता है, फोकस ग्रुप्स होते हैं, इस तरह से। ठीक है। और जो उसका हम डाटा एनालिसिस करते हैं वो एक्सेल के थ्रू करते हैं, MS एक्सेल के थ्रू। ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो रिसर्च डिज़ाइन है। बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन जो है वो ये एक प्लान है, एक स्ट्रक्चर है, एक इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रेटजी है, जिसमें आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स के आंसर्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो आपके हाइपोथेसिस होते हैं ये आपको बताते हैं कि आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन है या हाइपोथेसिस है वो बताएगा कि जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है वो कोरिलेशनल होगा। ठीक है। क्योंकि आप दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं तो वो आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो कैजुअल कंपैरेटिव होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स हैं, यानी कि अगर आपकी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है तो उसके लिए आप कौन कौन से रिसर्च मेथड यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन। डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, सर्वे है, एक्सपेरिमेंटल है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में ये वाले मेथड जो हैं ये इसकी आप टाइप्स भी कह सकते हैं, इसको डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है जी? सैम्पलिंग सैम्पलिंग जो है ये किसी भी सैंपल को सेलेक्ट करने का रिसर्च की ज़ुबान में जो प्रोसेस है उसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है। अब सैंपल क्या है? सैंपल जो है वो सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, कि जो भी रिसर्च में आपकी पॉपुलेशन है, एज लाइक अगर आप स्कूल ले रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपकी पॉपुलेशन है। और उस पॉपुलेशन में से आप अगर 1000 स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है आपकी, तो उसमें से आप कुछ पोर्शन जो है वो आप एज अ सैंपल साइज लेते हैं या सैंपल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जी सैम्पलिंग टेक्निक की टाइप्स हैं, जो हम सैम्पलिंग करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है जिसमें हमारी पॉपुलेशन नॉन होती है, हमें पता होता है कि हमने इनसे डाटा कलेक्ट करना है, तो इसमें आ जाता है वो रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आ जाता है जिसमें हम स्ट्रैटा बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है जिसमें हम एक नंबर ले लेते हैं, 5th नंबर हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 10th हो गया, इस तरह से हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं छोटे छोटे। ठीक है। तो ये आपके जो जो टाइप्स होती हैं सैम्पलिंग की, ये प्रोबेबिलिटी में आती हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में जो है जिसमें आप अपने जो रिसर्च है, जो जो सैम्पलिंग होती है ना, सैम्पलिंग की टाइप, ये भी आपकी रिसर्च के टॉपिक पे नेचर
पे डिपेंड करती है कि आया कि जो आपके आप सैंपल लेंगे वो आपको इजीली अवेलेबल हैं या नहीं हैं, आप उसके पर्पस को आपको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस लिहाज से जो है वो आप सैम्पलिंग जो है वो सेलेक्ट करते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप अपने जो भी सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी पर्पस होता है, उस लिहाज से आप अपने सैम्पलिंग तकनीक को सेलेक्ट करते हुए सैंपल साइज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है जिसमें आपको इजीली पता होता है कि मैंने उनसे डाटा कलेक्ट करना है। कोटा में आप देख लेते हैं कि हमने इतने मेल लेने हैं, डिटरमिन कर लेते हैं कि इतने मेल लेने हैं, इतने फीमेल लेने हैं। स्नोबॉल में ये होता है कि आप कि जो पॉपुलेशन है उसमें आप बहुत मुश्किल होता है कि आप उन पार्टिसिपेंट्स तक पहुँचे जिनसे आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपको एक पार्टिसिपेंट मिलता है, एक पार्टिसिपेंट आपको दूसरे का पता देता है, दूसरा आपको तीसरे का पता देता है। इस तरह से जो एक बर्फ़ का छोटा सा गोला होता है उससे बड़ा गोला बन जाता है। इसलिए इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि एक पार्टिसिपेंट से आप 2 पार्टिसिपेंट करते हैं, फिर 3 करते हैं, फिर 4 करते हैं, इस तरह से। पर्पसिव जो है ये एक ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें आप सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट से आप डाटा लेते हैं जो आपके पर्पस को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती है। अब यह आपने खुद देखना है कि आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ होगी आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ठीक है, सैंपल साइज़ पॉपुलेशन का मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से जो सैंपल साइज़ है, सैंपल साइज़ आप पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं, ये भी अपने सारा प्रोसीजर बताना होता है कि इतनी पॉपुलेशन है, इसमें से हमने इतना पोर्शन जो है वो सैंपल साइज़ लिया और किस तरह से लिया, ये सारा प्रोसीजर आपको सैंपल साइज़ में एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद जी इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन से मुराद ये है कि डाटा कलेक्शन के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपकी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है तो आप ऑब्वियसली आप क्वेश्चनर बनाएंगे, क्वेश्चनर को गूगल फॉर्म पे बनाएंगे, फिर जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे रिस्पांस लेंगे, रिस्पांसेस कलेक्ट करेंगे। अगर आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप इंटरव्यू टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है। वैलिडिटी से मुराद ये है कि आपके जो क्वेश्चनर हैं उसकी वैलिडिटी ठीक होनी चाहिए कि जो क्वेश्चनर आपने, आपका टॉपिक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए कि विच द मेयर व्हाट द स्टडी वाज मीन टू मेयर। इट्स मीन कि आपके जो क्वेश्चनर आप बनाएंगे, it must be aligned with the research topic, with research objectives and questions। और reliability जो है वो कंसिस्टेंसी है मेयर की। इसमें आपका जो क्रोनाबैक अल्फ़ा इसके वैल्यूज़ हैं, ये जो हैं 0.70 अगर आपके पास आती है तो 0.880 है, मतलब गुड है। और पॉइंट नहीं, ये वैल्यूज़ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये आपकी जो रिलायबिलिटी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0.75, 7 या 0.81, 0.85, इस तरह से आपकी वैल्यू होनी चाहिए। और रिलायबिलिटी आप कैसे जो है वो इसको मेजर कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जी, अगर आपने देखना है कि आपकी जो रिसर्च के वेरिएबल्स हैं इन पे क्वेश्चनर अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो अवेलेबल है, मतलब ऑलरेडी आप किसी ऑथर का यूज़ कर रहे हैं, अडॉप्टेड यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, वहाँ पे उसकी रिलायबिलिटी मेंशन्ड होगी। लेकिन अगर आप खुद से डेवलप कर रहे हैं तो उसमें ये होता है, उसकी आपने रिलायबिलिटी चेक करनी है। अम, आपने पहले अप्रूवल लेना है अपनी मैम से, उसके बाद आपने उसको गूगल फॉर्म पे करना है। गूगल फॉर्म पे करने के बाद आपने SPSS के थ्रू उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है। टाइम फ्रेम है कि टाइम फ्रेम से मुराद ये है कि आपका जो ये थीसिस है ये कितनी ड्यूरेशन है, डाटा कलेक्शन आप कितनी देर में करेंगे, तो ये सारा जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक सैम्पल शेयर करूंगी। ये देखिए जी, ये आपके डाउनलोड सेक्शन में भी मौजूद है।
इसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देती हूँ इसमें करना क्या है। इसमें स्केल के हवाले से पहले बताया गया है कि स्केल जो है अगर आप एडॉप्टेड यूज़ करते हैं और अगर आप एडॉप्टेड मतलब आप डेवलप स्केल यूज़ करते हैं या अगर आपने सेल्फ डेवलप किया तो उसके लिए आपने क्या करना है। ठीक है, ये सारा मेथड आपने लिखा हुआ है कि ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने जो है इसका अप्रूवल लेना है। अगर आपने इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है तो आपने एसपीएसएस के थ्रू चेक करनी है। उससे पहले आपने इसको गूगल फॉर्म पे बनाना है। उसके बाद जी सैम्पल साइज़ जो है इसमें 100 होना चाहिए। ठीक है, 100 मैक्सिमम आप 100 सैम्पल साइज़ ले सकते हैं। और जो सर्वे की जो स्टेटमेंट्स हैं वो 20 होनी चाहिए, 20 या 20 से अबव। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, इसको आपने फॉलो करना है। उसके बाद जो आप डाटा कलेक्ट करेंगे वो ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू करेंगे। गूगल फॉर्म कैसे बनाना है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उस लिंक को आप देख के जो है वो आप अपना गूगल फॉर्म बना सकते हैं। इसके अलावा जी अगर आपने क्वेश्चनर बनाना है तो उसमें डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आपने करने हैं। अगर आप स्टूडेंट से डाटा ले रहे हैं उसमें आप जेंडर इंक्लूड करेंगे, स्टूडेंट के क्लास, ग्रेड, उनका सीजीपीए, उनके मार्क्स, इस तरह से आप उनका डेमोग्राफिक वेरिएबल्स आप करेंगे। और सेकंड पार्ट जो है आपने वेरिएबल्स पे बनाना है। जो भी आपका वेरिएबल होगा उसको आपने लिकर्ट स्केल यूज़ करना है और 20 से अबव स्टेटमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये देख लें आप इस तरह से। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको पेड बेसिस पे सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।